द नेक्स्ट स्कॉलर इज जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगेल. सो हेगेल कहाँ से थे? जर्मनी से. ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. और उनका क्या कहना था कि जो भी हिस्ट्री हमको प्रेजेंट होती है वो कुछ लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए. जो भी हम दुनिया को बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, उसमें कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, सिर्फ हवा में बातें नहीं होनी चाहिए. ही इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड in a logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of the progress. तो उनके लिए टाइमलाइन हिस्ट्री के इवेंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. उससे उनका ऐसा कहना था कि हमको प्रोग्रेस पता चलता है. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. तो उनका कहना था कि हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का तरीका ना ज़रूर टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको नए नए एविडेंसेस मिलते जाएंगे. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that the historical methods were not lesser quality, though they differed from scientific methods. तो हेगल जैसे ही लोगों की वजह से लोगों को हिस्ट्री पे भरोसा होने लगा और उनको हिस्ट्री की क्वालिटी पे भरोसा होने लगा. ऑल्दो वो साइंटिफिक मेथड्स जैसे नहीं थे, बट फिर भी लोगों को भरोसा दिलाने लायक थे कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सही है, या जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सच है. द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस. तो ये उनकी एक बुक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस. उसमें उनके आर्टिकल्स और लेक्चर्स हैं. हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन. उनकी ये जो बुक है रीजन इन हिस्ट्री, ये बहुत फेमस बुक है. लेपर्ड वॉन रैंक 1795 to 1886. Historiography of 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. कहाँ से थे ये? बर्लिन यूनिवर्सिटी से. और इनके आइडियाज से भी बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था हिस्टोग्राफी पे. ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिसर्च के तरीकों के बारे में बात की. ही पुट एम्फोसिस ऑन द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. तो उनका कहना था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आनी चाहिए ताकि वो सब सही हो. He also stated that all types of documents associated with the historical events need to be examined with great care. तो उनका जो कहना था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ध्यान से चेक होने चाहिए. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. तो उनका कहना था कि मतलब उनको विश्वास था कि इस मेथड से हम ज़रूर सच्चाई तक पहुंच सकेंगे हिस्ट्री के बारे में. द क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. मतलब इमेजिनरी, जो लोग सिर्फ इमेजिन करके हिस्ट्री के बारे में बात करते थे उनके वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे, वो उनको क्रिटिसाइज करते थे. कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन 2 books entitled द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री. द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये 2 बुक्स में उनके आर्टिकल्स और उनके कलेक्शन हैं, पब्लिश हुए हैं. कार्ल मार्क्स 1818 to 1883. In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. ठीक है, तो कार्ल मैक्स की न्यू थीसिस कब फॉर्मुलेट हुई थी? 19th सेंचुरी में, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल. तो कार्ल मैक्स के हिसाब से हिस्ट्री कोई सिर्फ ऐसे ही मतलब ख्यालों से नहीं बनी हुई थी. इट वॉज अबाउट रियल पीपल, मतलब वो सब सच था और जीते जागते लोगों के बारे में था. Human relationship are shaped by the fundamental needs of people and the ownership, as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. तो
ह्यूमन के लोगों के आपस में रिलेशनशिप उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. तो हम सब हर टाइप की सोसाइटी, मतलब जो लोग बहुत हाई फाई होते हैं, जो गरीब होते हैं, सबकी ज़रूरतें बहुत अलग होती हैं. वो लोग सबके सब एक जैसे नहीं होते. दिस इनइक्वालिटी causes a division of the society into classes, leads to class struggle. मतलब इनका कहना है कि अब ये जो लोगों की ज़रूरतें अलग होती हैं उसके हिसाब से सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग क्लासेस के अपने अपने अलग अलग स्ट्रगल होते हैं. अकॉर्डिंग टू मैक्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. तो उनके हिसाब से क्लास स्ट्रगल के बारे में है लोगों की अपनी ह्यूमन हिस्ट्री. As the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. तो उनका कहना था कि जो लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो बाकी के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं. Das Kapital, a treatise written by him, is the most referred book all over the world. तो उनकी कौन सी बुक दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है? Das Kapital. The next philosopher is Annales School. At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as Annales School. तो Annales School एक स्कूल थी जो फ्रांस में स्टार्ट हुई थी हिस्टोग्राफी के ऊपर. तो Annales School gave a new direction to the history writing. यहाँ पे कुछ नए चेंजेस आए फिर ये स्कूल स्टार्ट होने के बाद. It was recognized that now the history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and their collective psychology, etc. तो वहाँ पे वो स्कूल का क्या कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ बहुत बड़े बड़े नेता लोगों के बारे में नहीं है, सिर्फ किंग्स और लीडर्स के बारे में नहीं है, वहाँ के लोगों के बारे में, कैसी प्लेस थी, कैसा क्लाइमेट था, कैसा एग्रीकल्चर था, कौन कौन से ट्रेड वो लोग करते थे, या टेक्नोलॉजिकली वो लोग कितने एडवांस थे, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, उनकी साइकोलॉजी कैसी थी, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में आनी चाहिए. द एनल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस. तो ये स्कूल किसने स्टार्ट किया था? फ्रांस के हिस्टोरियंस ने. Feminist historiography. Feminist historiography means the restructuring of history from the perspective of women. मतलब औरतों के हिसाब से फिर से रीस्ट्रक्चर करना हिस्ट्री को. The writing of the Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of feminism. She was French. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history, but also on rethinking of the male-dominant perspective of history. तो इसमें ऐसा हुआ कि औरतों के बारे में फिर ज़्यादा बात होने लगी हिस्ट्री में और उनका भी पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, ऐसा बताया गया. और अगर मतलब मेल का डोमिनेंस था क्या वो टाइम पर भी, वो भी हमने समझना चाहिए. It drove historical research to the focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in the trade union, institutions, working in for their cause, their family life, etc. मतलब इसमें ऐसा था कि औरतों के बारे में ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री में बात होनी चाहिए. In the historical writing after 1990, women were portrayed as independent social class. तो 1990 में हिस्ट्री में के बाद हिस्ट्री में बहुत चेंजेस आए और उसमें औरतों को अलग से एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास जैसा ट्रीट किया जाता था. मतलब उनको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था और उनके बारे में भी बातें होती थी. माइकल फौकॉल्ट 1926 to 1984. The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept of historiography. उन्होंने एक और नया कंसेप्ट लेकर आए. He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that prevailing practice of arranging historical events in chronological order is not right. तो उन्होंने अपनी बुक में क्या कहा है
कि हम जो मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब साल के हिसाब से हिस्ट्री को लिखते हैं, हिस्ट्री के सारे इवेंट्स को, वो तरीका ही गलत है. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past. तो उनका कहना था कि आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि वो लोग सच में क्या हुआ था, हिस्टोरिकल ट्रुथ क्या था, वो तो देखते ही नहीं है. वो सिर्फ ट्रांजिशन की बात करते हैं, मतलब पास्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं लोगों के लाइफ में, उसके बारे में बात करते हैं. Foucault felt that explaining the transition in history is more important. उनका ऐसे कहना था कि ट्रांजिशन मतलब कि कैसे दुनिया में चेंजेस आए, जो मेजर चेंजेस आए हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई है, उसके बारे में बात करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. He called this method as archaeology of knowledge. तो इस मेथड को वो बोलते थे archaeology of knowledge. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicines, prison administration etc. to the historical analysis. तो उन्होंने कुछ नई चीज़ें हिस्ट्री में इंक्लूड की जो अभी तक इंक्लूडेड नहीं थी, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दवाइयों के बारे में, और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. सो thus the scope of historiography kept continuously expanding. Writing of the histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, फिल्म्स एंड टेलीविजन केम इनटू प्रैक्टिस. मतलब ऐसे यही सब लोगों की वजह से, ये सब स्कॉलर्स की वजह से हिस्ट्री का स्कोप बहुत बढ़ता गया, एक्सपैंड होता गया, और बहुत सारी नई नई चीज़ें इंक्लूड हुई, और बहुत सारे नए नए तरीकों से हिस्ट्री लिखना स्टार्ट हुआ. दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. वील डू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ. थैंक यू.